नमस्कार दोस्तों, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सीएचएसएल का 2023 में हुआ एग्ज़ाम 9/3/2023 का, जो मैं जीके जीएस का एनालिसिस कराऊंगा। क्योंकि आपका सीएचएसएल का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो बहुत ही करीब आ चुका है। ठीक है, तो पूरे तन मन धन से पूरे लग जाए इसमें, क्योंकि एक भी प्रश्न जो है आपसे ना छूटे जीके जीएस में। और हाँ, इंग्लिश में मैं करा रहा हूँ, ठीक ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंस का ही क्वेश्चन देखना है, हर तरह का आपको क्वेश्चन देखना है। चाहे आपको जैसा कहीं से भी क्वेश्चन मिले, बस चेकआउट कर लेना है, ताकि आपको ये हो सके कि वहाँ एक क्वेश्चन ना छूटे, ठीक ना। साथ ही साथ आपको जो है सीजीएल मेंस का भी करवाया जा रहा है, एमटीएस करवाया जा रहा है, और हाँ, एनटीपीसी का भी जो है आपको सीरीज चलाया जा रहा है जीके जीएस का। साथ ही साथ उसमें मैथ भी शुरू कर दिया गया है। मैंने भी आपसे वादा किया था कि मैथ आपसे शुरू करवाया जाएगा। बस 1-2 दिन और रुक जाइए, मैं भी मैथ स्टार्ट करवा दूंगा सीएचएसएल और सीजीएल के लिए, ठीक है। और एक बात और कि एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ का जिसने फॉर्म भरा है, फॉर्म फिलअप किया है, वो सब आप रेडी हो जाइए, क्योंकि रेलवे ने ये टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट निकाल चुका है कि वो एग्ज़ाम कब लेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है ना एलपी का साइंस रिलेटेड, ठीक ना, क्योंकि साइंस का जो है ना बहुत ही इसका रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइंस रिलेटेड आपको है ना बहुत से आपको प्रश्न करवाए जाएंगे, ताकि आपके साइंस जो है ना छूटे, ठीक है। ये भी आपको 1 से 2 दिन में स्टार्ट करवा दिया जाएगा, तो इसे ज़रूर भी चेकआउट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अंतर्गत आता है। क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो पहली बात तो ये कि आप समझ जाइए कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो कि है, ये आपके 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब संघ सूची की बात करें तो इनमें से संघ सूची जो आते हैं वह है आपको बांटो और मापों का मानक जो नियत करना होता है, ये आपको जो है ना केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। ये संघ सूची के अंदर ही आता है, ठीक है। जैसे कि आप हम लोग जो करते हैं केजी का मान करते हैं, लेंथ का मान करते हैं कि कितना होता है, ये सब जो मान होता है मापने का, ये सारा चीज़ जो है आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, मतलब संघ सूची के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम अस्पताल और औषधालय, लोकसभा स्वच्छता और लोक व्यवस्था की बात करें तो ये तीनों जो है आपका राज्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के अंतर्गत आता है। अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची जो है ये आपका जो है शुरुआत में टोटल 8 अनुसूची थी, ठीक है। इसके बाद जो है ये बढ़कर 12 अनुसूची हो गए हैं। अगर हम अनुसूची करके एक करके बात करें तो पहले में 12 अनुसूची की बात करें तो फर्स्ट में जो है, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि भारत जो है ना राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है। वहीं अगर दूसरी की बात करें, दूसरा में लिखा हुआ है कि वेतन से रिलेटेड चीज लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड में। और वहीं अगर थर्ड की बात करें, थर्ड में जो है आपका शपथ की बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शपथ की बात लिखा हुआ है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में लिखा हुआ है आपका कि राज्यसभा में कितने सीट होंगे, इसका चर्चा किया गया है। फोर्थ में राज्यसभा में कितने सीट होंगे, इसकी चर्चा किया गया है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में लिखा हुआ है कि SC ST को के बारे में लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में लिखा हुआ है फिफ्थ में। वहीं अगर सिक्स की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो पूर्वोत्तर के वो राज्य जिनको दर्जा दिया जाता है, ठीक ना। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य, कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो वो हो जाते हैं आपके, पहले हो जाते हैं आपके असम, कौन? असम। उसके बाद होता है मेघालय, उसके बाद होता है त्रिपुरा, उसके बाद होता है आपका मिजोरम। क्या क्या मैंने बोला? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हो जाता है आपके छठे में। वहीं अगर 7वीं की बात करें तो 7वीं में आपके ये जो है ना आपको शक्ति का विभाजन किया गया है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, क्या शक्ति होगी, ठीक ना। यही 7वीं सूची जो है, इसमें जो है आपका
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक नया जुड़ गया है अब अवशिष्ट सूची। ठीक ना। अब बताते हैं इसका मतलब। संघ सूची में होता है कि केंद्र सरकार के पास जो शक्ति रहेगी, केंद्र सरकार के पास जो शक्ति रहेगी उसे क्या कहेंगे, तो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। राज्य सूची में राज्य के पास जो शक्ति रहेगी वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। समवर्ती सूची में जो कि संघ और राज्य दोनों के जो पावर होंगे वो दोनों हो जाएंगे समवर्ती सूची में। तो ये संघ हो गया और ये राज्य हो गया, दोनों पावर मिला कर रहेंगे तो वो हो जाएंगे समवर्ती सूची में। वहीं एक नया जुटा है अपविष्ट सूची। तो इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि जैसे कि 1950 तक का जो भी उस समय बना था 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके बाद जो कुछ भी नया जुड़ते जाएगा वो सारा चीज़ जो है वो आपका अपविष्ट सूची में जुड़ते जाएगा। अब इसमें जैसे जुटा क्या, तो इसमें जुट गया आपका एक जुट गया इसरो जुट गया, ठीक ना। ये सैटेलाइट से रिलेटेड जुट गया। ये आपका नया अब इंटरनेट बैंकिंग हो गया। ठीक है, जो नया नया चीज़ होता है, जितना भी नया नया चीज़ आने वाला है सब जुटेगा किसमें, तो अपविष्ट सूची में। ठीक है। अगर 8वीं की बात करें, 8वीं जो है भाषा की बात करता है। किसकी बात करता है, भाषा की बात करता है। टोटल 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता दी गई हैं। ठीक है ना, भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता दी गई हैं। 9वीं सूची की बात करें तो 9वीं में क्या कहता है, ये जो है भूमि सुधार जो लाया गया था उसको 9वीं सूची में अंदर रखा गया है, भूमि सुधार का। ठीक है। वहीं अगर 10वीं में देखें तो 10वीं में जो है ये आपका दल बदल का जो कानून लाया गया था राजीव गांधी द्वारा, ये है आपका 10वीं अनुसूची में। 11वीं में क्या कहता है, ये आपका पंचायत के बारे में क्या कहता है, क्या कहता है, तो पंचायत के बारे में। वहीं अगर लास्ट 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं में कहता है कि ये नगर पालिका की बात करेगा। किसकी बात करेगा, तो नगर पालिका की बात करेगा। चलिए, अब हो गया इतना अनुसूची के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो वह है आपका बिहार में। क्योंकि 2021 में पता लगाया गया है कि सोने का जो अयस्क है सबसे बड़ा भंडार जो है वो बिहार में है। ठीक ना। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार। और इसके यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो विश्वनाथ आर्यकर जी। कौन है, विश्वनाथ आर्यकर जी। वहीं अगर हम सबसे ज़्यादा सोने की बात करें भारत में, सबसे ज़्यादा सोना जो है आपका कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में। जो आपने KGF दिखा था, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक ना, इसे कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, कोलार गोल्ड फील्ड। यहीं से जो है ना सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है, ये आपका KGF, ये पड़ता है, आपका इलाका पड़ता है कर्नाटका में। ठीक है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है सबसे ज़्यादा जो कोयला की जो है ना, कोयला का उत्पादन करता है कौन, तो झारखंड करता है कोयला का उत्पादन पे। राजस्थान जो है ये उत्पादन करता है ग्वार। ग्वार एक फसल होती है जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है राजस्थान में। ठीक है, जो कि भारत का 84% यहीं से उगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालयों के रीट से संबंधित है। जो रीट जो है ना, ये आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा ही लागू किया जाता है रीट। अब ये रीट जो है ये आपका 226 के आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हीं के अनुसार जो है ना हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है। वहीं अगर हम 76 देखें, 76 में क्या कहता है कि एक राष्ट्रपति का साथ एक उपराष्ट्रपति का भी होना जरूरी है। ठीक ना, राष्ट्रपति के साथ एक उपराष्ट्रपति का भी होना जरूरी है। जो 76 में कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। 32 क्या कहता है, 32 कहता है अगर आपके संविधान का हनन किया जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वहाँ आप जा सकते हैं।
कहाँ जा, अगर आपका संविधान का जो नियम है, मतलब आपको मौलिक अधिकार है, उसका अगर आपको लग रहा है कि हनन किया जा रहा है, तो आप क्या करें कि हाई कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर अपना दाखिला करा सकते हैं। ठीक है। और ऊपर से 32 को हम लोग क्या कहते हैं, तो 32 को कहते हैं हृदय का आत्मा। क्या कहते हैं? हृदय का आत्मा कहा जाता है 32 को। वहीं अगर हम 126 की बात करें तो 26 का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जो है उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके ट्रांसफ़र कहीं से भी कहीं करा सकते हैं। ठीक ना। तो किसको पावर दिया गया? प्रेसिडेंट को। तो किसे कहा गया है कि हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। किस में लिखा हुआ है? तो 126 में लिखा हुआ है। वहीं अगर हम रीट की बात करें दोस्तों, तो रीट में जानते हैं टोटल 5 रीट होते हैं। कितने रीट होते हैं? तो टोटल 5 रीट होते हैं। पहला रीट होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। दूसरी की बात करें तो दूसरा होता है आपका परमादेश होता है। क्या होता है? परमादेश होता है। तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है? उत्प्रेषण होता है। क्या होता है? उत्प्रेषण होता है। वहीं अगर चौथी की बात करें तो चौथा में आता है आपका निषेध आता है। वहीं अगर पाँचवीं की बात करें तो ये आपका आता है अधिकार परीक्षा। क्या आता है? अधिकार परीक्षा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न बोलता है कि विच इंडियन फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इन अ स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट में होता है उसका प्रोटेक्ट कौन करता है? स्टॉक मार्केट जो हम लोग शेयर बाजार करते हैं, देखते होंगे स्टॉक बाजार कहाँ है आपका, तो मेन जो है आपका सब मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक वेयर हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, ठीक ना, ये सारे शेयर बाजार कहाँ हैं? तो मुंबई में। तो इसकी जो देखभाल की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो इसे दी गई है सेबी को। किसे दी गई है? सेबी को। अब सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 12 अप्रैल, याद रखिएगा आप लोग भी, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ठीक ना। वहीं अगर हम रिजर्व बैंक की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। वहीं अगर हम BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब? 1875 में। वहीं अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1992 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अक्टूबर 22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो पहले ये समझिए कि बल्क ड्रग पार्क है क्या। ठीक ना। बल्क ड्रग जो होता है ना, वो आपका फार्माटिकल जो है इंडस्ट्री है ना, उसके लिए किया गया है, जहाँ पर आपको मेडिकल के जुड़े हुए बिल्डिंग, मतलब उसमें जो है किए जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, जो लैब होता है ना, लैब हो गया, उसकी स्टडी के लिए बनाया गया है। तो ये बनाया कब गया है? ये 22 में बनाया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा इसे शिलान्यास किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। अगर हिमाचल प्रदेश के हम CM की बात करें तो यहाँ का CM कौन है? तो सुखविंदर सिंह। कौन है? सुखविंदर सिंह। वहीं अगर इनके गवर्नर की बात करें तो कौन है? शिव प्रताप शुक्ल जी। कौन? शिव प्रताप शुक्ल जी। यहाँ के ये हो गए आपके गवर्नर और ये हो गए आपके CM। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोलता है कि किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर की जाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो पूछा जा रहा है MS वर्ड 365 में जो प्रिंट प्रीव्यू, मतलब देखना है प्रिंट का प्रीव्यू, तो वो किसके लिए है? तो Ctrl+Alt+I के लिए। Ctrl+Alt+I के लिए। वहीं अगर हम MS वर्ड 365 की बात करें तो पहले ये जो था वर्ड 365 था, जो कि इसकी लॉन्च जो हुआ था ना 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। बाद में 2020 में इसका नाम बदल के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो 365 रख दिया गया। क्या रख दिया गया?
MS वर्ड 365, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करें कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी का मतलब होता क्या है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी का मतलब होता है, इसका भी जो होता है ये प्रिंट प्रीव्यू में काम आता है, ठीक ना। लेकिन ये माइक्रोबॉस वर्ड 365 का नहीं है, ठीक ना। आगे देखें, आगे लिखा हुआ है अल्ट प्लस आई। अल्ट प्लस आई क्या हो गया, तो एप्लीकेशन जो होता है ना, एप्लीकेशन, ठीक ना, उसका जो है ना हम लोग प्रोग्राम को देखने के लिए किया जाता है, तो अल्ट प्लस आई। अल्ट प्लस पी क्या होता है, तो ओपन, क्या करते हैं, ओपन करते हैं, कोई फाइल को इंसर्ट या डालना हो तब करते हैं, ठीक है। तो अल्ट प्लस पी का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। क्या पूछा है, नदी उद्गम स्थल जो है आपका राजस्थान में है, तो वो कौन सा है, वो है आपका बनास। अब बनास की बात करें तो बनास के जो रिवर है वो सिर्फ आपके जो है राजस्थान में मिलते हैं। वहीं अगर हम माही की बात करें तो माही एक ऐसा नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सिर्फ यही एक ऐसा नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक ना। अगर हम माही की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल जो आपका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अलावा ये गुजरात में भी बहती है। कहाँ जाती है, गुजरात में भी बहती है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये आगे चलकर माही नदी ये आगे चलकर खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है, खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, जो कि यहाँ भारत के इस साइड में है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है तापी नदी। तापी नदी की बात करें तो तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में ये भी है, ठीक ना। ये जो है मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात होते हुए खंभात अरब सागर में या खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। आगे बढ़े तो नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये है जो ना अमरकंटक, कहाँ पड़ता है, अमरकंटक में, ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात से फिर ये वापस चला आता है कहाँ, ये चला आता है आपका फिर ये खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, खंभात की खाड़ी में। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, उसके बाद खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने दिसंबर 22 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो ये एक महान खिलाड़ी थे रोजर फेडरर, ठीक ना। रोजर फेडरर एक महान खिलाड़ी थे टेनिस के, जिन्होंने 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया था। अगर हम रोजर फेडरर की बात करें तो ये किस देश से संबंध रखते हैं, ये सबसे जानना जरूरी होता है। तो ये है स्विट्ज़रलैंड से है, स्विट्ज़रलैंड से संबंध रखते हैं रोजर फेडरर। वहीं अगर हम राफेल नडाल की बात करें तो राफेल नडाल जो है ये आपके स्पेनिश है। कहाँ के हैं, स्पेनिश है। नोवाक जोकोविच है, ये जो है आपके सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं, तो सर्बिया के हैं। वहीं अगर कार्लेस अल्करेज की बात करें तो ये कहाँ के हैं, ये भी आपके स्पेनिश के हैं। कहाँ के हैं, स्पेनिश के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। क्या बोला है, भारत की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो वो कौन सी नदी है, वो आपके इनमें से जो है गोदावरी है। अभी हमने बात किया कि नर्मदा जो है वो आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है, माही नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है, तापी नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है, लेकिन गोदावरी नदी जो है ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के। उसके बाद ये जो है तेलंगाना जाता है, ठीक है। तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद ये और कहाँ कहाँ जाता है, ये आपका कर्नाटका भी जाता है, छत्तीसगढ़ भी जाता है, मध्य प्रदेश भी जाता है और उड़ीसा भी जाता है, ठीक है। इतने जगह बहते हैं कौन से, तो गोदावरी नदी, ठीक ना। और महाराष्ट्र के जो त्र्यंबकेश्वर जो है वहाँ से ये निकलता है। कहाँ से निकलता है, त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, ठीक ना। वापस जाके ये फिर मिलता है बंगाल की खाड़ी में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका कि बोला है निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी है। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी है, तो इनमें से जो है वह आपके कांचीपुरम जो है ये पल्लवों की राजधानी है। ठीक ना, किसकी राजधानी है, तो पल्लवों की राजधानी है। अब अगर हम पल्लव की बात करें तो पल्लव के जो जो क्या बोलते हैं स्टार्ट हुआ था, इसके महाराजा कौन थे, प्रथम राजा कौन थे, तो वे थे आपके सिम्हा विष्णु। कौन थे, सिम्हा विष्णु जो थे वे आपके प्रथम राजा थे, या बोलते हैं फाउंडर बोलते हैं ना, तो फाउंडर थे। ठीक है, और कब किया था इन्होंने फाउंडर, इसके तो 775 ईस्वी में। कब किए थे, 775 ईस्वी में। प्रथम राजा कौन थे, तो सिम्हा विष्णु जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। अगर भारत, जैसे क्या पूछा जा रहा है, इस तरह का जो भारत है, यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ठीक है, ये जो सीमा होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर ये, और यहाँ से लेकर ये, और ये जो है लक्षद्वीप का ये पार्ट, ठीक ना, तो ये पूछा जा रहा है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा कि 7516.6 किलोमीटर है। कितना है, तो 7516 किलोमीटर, ठीक ना, ये है पूरी समुद्री तट की रेखा। अगर हम सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा की बात करें तो गुजरात का आता है। किसका आता है, तो गुजरात का आता है। ठीक ना, गुजरात का जो है ना सबसे बड़ी तट रेखा है, ठीक ना, समुद्री तट रेखा। उसके बाद जो है आपका ये आता है गोवा। अब आता है, किसका आता है, तो गोवा आता है। गोवा सबसे छोटी है समुद्री तट रेखा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पूछा है बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। लिखा है इनकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी जो है विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है और मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। वहीं अगर दूसरी चीज़ की बात करें, इनकी पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इससे बड़े स्तर पर वनों के विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। अब मैं अच्छा से समझाता हूँ इसका मतलब। जैसे कि अगर आप, कोई नदी है, बड़ी नदी है जो बह रही है, एक सेकेंड, कोई नदी है जो कि बहुत बड़ी नदी है, बह रही है, तो क्या करते हैं कितने राज्य लोग, मतलब कि यहाँ पर जो है बांध बना दिया जाता है। ठीक है, बांध बनाने से क्या होता है कि जो बिजली का है ना उससे उत्पादन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इससे जो फ्लड आते हैं उसे कंट्रोल भी करते हैं। ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन इसके साथ साथ और भी पॉइंट होते हैं जो कि नकारात्मक देखा जाता है। कि मान लीजिए जो नदी इतना दूर बह रहे थे, ये आगे भी जा रहे थे, ठीक है, इतना जा रहे थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बांध बनने के बाद क्या हुआ कि पानी का बहाव से जो है हल्का जाने लगा, इतना जाने लगा। ठीक है, तो इतना दूर का जो पानी था, इतना दूर का, ये जो है आपका सूखने लगा। तो जो हरियाली थी, हरा भरा वन था, जंगल था, तो वो सब क्या हुए, ये सब सूखने लगे। ये सब जो है ना इसकी कमी होने लगी पानी की कारण। यहाँ जो है ना ये सूखने लगे, पर्यावरण जो है ना वो सही से बढ़ नहीं पा रहे, वन नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बांध से ये प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में साथ क्या होती है कि इससे जानते एकाएक अगर मान लीजिए यहाँ बाढ़ की स्थिति आ गई, अब एकाएक जो पानी छोड़ा गया, फिर पानी जब छोड़ा जाएगा तो इतने लोग जो रह रहे होंगे कभी कभी छोड़ बीच में, तो क्या हो गया कि एकाएक बाढ़ आने के कारण इनकी फसल में सारे पानी जो है चले जाते हैं, जिससे क्या होती है इनकी फसल भी नष्ट हो जाते हैं। जिस कारण से जो है किसान जो और आदिवासी जो रहते हैं उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। इन कारण से कहते हैं कि सिर्फ पानी तो मैंने छोड़ा है तो इससे मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। तो इससे ये जो है दोनों ऑप्शन जो है आपका सही है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 22 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल का नया रूप दिया है। क्या पूछा है कि 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल का नया रूप दिया है, तो किसने दिया है, तो ये दिए हैं आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। किसने दिए हैं, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया क्या करता है, यूनिसेफ इंडिया जो है वो आपको बच्चों के देखभाल के लिए करता है।
ठीक है, मेडिकल रिलेटेड जो होते हैं, जो चीज़ यूनिसेफ जो आज किया जाता है वर्ल्ड में कि यहाँ पर कौन बीमारी है, कैसी बीमारी है, इसको ठीक करना है, ये करना है, प्रिस्क्राइब करना है, तो वो सब होता है यूनिसेफ द्वारा। नीति आयोग जो है ये आपका 5 वर्षीय योजना के उपरांत ही लाया गया है। पहले 5 वर्षीय योजना कहा जाता था, उसके बाद इसे नाम बदल कर दिया गया क्या, तो नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम होते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या करती है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है माफ़ कीजिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय क्या करती है, तो ये करती है उनकी देखभाल सुरक्षा के लिए बहुत सा ही इंतजाम करती है। अगर उन पर कोई शोषण हो तो उन पर जो है कड़ी कार्रवाई भी करवाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पलासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1600 में आई थी, ठीक ना, 1600 में आई थी। धीरे धीरे ये पहले जो शुरुआत में जो ना व्यापार को स्टार्ट किए थे, सिर्फ व्यापार को स्टार्ट किए थे, लेकिन ये धीरे धीरे क्या किए, अपना राजस्व बनाने के लिए राज्यों पर, छोटे छोटे जो होते थे राज्य प्रांत होते थे, उन पर कब्जा करने लगे, ठीक ना। तो लास्ट जब ये लास्ट हुआ था, कब इनका लास्ट कब्जा, 1757 में। ये जो है ना, ये 1757 में सिराजुद्दौला को हरा कर ना, सिराजुद्दौला को हरा कर, ये सिराजुद्दौला का हरा कर दिल्ली का जो है ना वो अपने में मिला लिया गया था, ठीक ना, मिला लिए थे। तो इसके जो उस समय के जो गवर्नर थे, तो वे गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो है सिराजुद्दौला को मारकर हरा दिया गया था, ठीक है। वहीं अगर हम वारेन हेस्टिंगस की बात करें तो वारेन हेस्टिंगस जो है 1773 से 1785 तक जो है ना, ये थे आपके गवर्नर जनरल। कौन, वारेन हेस्टिंगस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। क्या पूछा है कि किस प्रसिद्ध लेखक ने मानसरोवर लिखी है, तो लिखे हैं हमारे सबसे प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद द्वारा। कौन लिखे हैं, प्रेमचंद द्वारा। प्रेमचंद द्वारा एक है आपका गोदान, ठीक है, पूस की रात, गोदान, पूस की रात, ये सब जो है इनके फेमस बुक है। ये सब याद रखिएगा, मानसरोवर, गोदान, पूस की रात, ये सब फेमस बुक है किनके, तो प्रेमचंद जी का है। वहीं अगर हम गीता सहगल के बारे में बात करें तो इनका था एक फेमस बुक इंदिरा गांधी हर रोड टू पावर, ये जो था किसके द्वारा लिखा गया था, गीता सहगल द्वारा। यशपाल द्वारा लिखा गया था कौन सा, तो झूठा सच। क्या है, झूठा सच एक कहानी है जो लिखा गया था आपका यशपाल जी द्वारा। वहीं अगर राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो फेमस बुक था वो था आपका सरफरोश की तमन्ना, ठीक है। क्या था, सरफरोश की तमन्ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस टीम ने 2021-22 की 1-1 की लीग जीती है। तो ये जो है फुटबॉल का जो मैच था 21-22 का 1- ये लीग जीती है किसने, तो गोकुलम केरल एफसी ने। किसने जीती है, तो गोकुलम केरल एफसी द्वारा जीती गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो वो किया गया है आपके रोम द्वारा। रोम में क्या होता है कि अगर आप रोम में होता है कि आप एक बार जो इसमें डिटेल डाल देते हैं उसके बाद जो है इसमें आप कभी बदल नहीं सकते, ठीक ना। वहीं अगर रैम होता है तो इसमें आप बदल भी सकते हैं, लेकिन रोम में नहीं बदल सकते हैं। अब इसे जो रोम होता है, रोम में जो होता है ना वो आपका नॉन वोलाटाइल होता है, और वहीं रैम होता है आपका वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब कि मान लीजिए ऐसे याद कीजिएगा, वोलाटाइल मतलब कि घुल गया, मतलब आगे आप चेंज कर सकते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब नहीं घुला, तो मतलब वो जो है नहीं बदला जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सितार के उस्ताद, सितार माएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है। तो वे कौन है, तो वे है आपके पंडित रविशंकर। कौन है, पंडित रविशंकर को ही सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है, ठीक ना।
वहीं अगर हम महर्षि पतंजलि की बात करें तो महर्षि पतंजलि जो हैं इनके द्वारा लिखा गया बुक है कौन सा, तो योग सूत्र। कौन है, योग सूत्र। ये एक योगी हैं, इनके द्वारा लिखा गया है योग सूत्र। ठीक है। सितारा देवी द्वारा कौन है, सितारा देवी कौन थे, तो ये सितारा देवी थे जो आपके कथक नृत्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो कथक से रिलेटेड है। वहीं अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये शहनाई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो शहनाई से है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनाया गया था। क्या बोला है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग जो बाबर द्वारा बनाया गया था वो कहाँ स्थित है, तो वो जो है आपका स्थित है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 22 में मून लाइटनिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। तो वे कौन कंपनी थे जिन्होंने मून लाइटनिंग के आरोप में के तहत 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, तो वे थे विप्रो। कौन थे, विप्रो। विप्रो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था, 1945 में। वहीं अगर हम माइंड ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1999 में। कब किया गया था, 1999 में किया गया था। वहीं अगर हम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की बात करें तो पहले ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है ये आपको 1988 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 1975 में लॉन्च हुआ था और 1988 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। कब, 1975 में पूरे जो है बिल गेट्स द्वारा लॉन्च किया गया था अमेरिका में, और 1988 में जो है इंडिया में लॉन्च किया गया था। अमेजन इंडिया की बात करें तो अमेजन का पहले जो है अमेरिका में लॉन्च किया गया था। कब, तो 1994 में। कब किया गया था, 1994 में। वहीं इंडिया की बात करें तो 2007 में किया गया था। कब किया गया था, तो 2007 में किया गया था। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने को किसे आधार बनाया गया है। अगर हम औद्योगिक नीति की प्रस्ताव की बात करें 1956 का, तो ये किया गया था आपका द्वितीय पंचवर्षीय का। प्रथम पंचवर्षीय जो है 1951 से 1956 चला था। उसके बाद जो है 1956 से 1961 चला था। क्या आपका, तो द्वितीय चला था। और द्वितीय में जो है ये आपका जो है औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये नीति प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है। अगर हम पहली की बात करें तो पहला जो है 1951 से स्टार्ट किया गया था 1956 तक। इसमें जो है आपका एग्रीकल्चर पर जोर डाला गया था, कृषि पर जो है ना जोर डाला गया था, कृषि पर जोर डाला गया था। ठीक है, ताकि इसे बढ़ाया जाए। अगर हम दूसरी की बात करें तो मैंने बताया अभी दूसरी में किसे कहा गया था, तो औद्योगिक नीति। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियलाइज को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं अगर तीसरी की बात करें तो तीसरा हुआ था आपका 1961 से 66 तक। इसमें क्या हुआ था, कहा गया था कि इसमें नीति प्रस्ताव किया गया था औद्योगिक को, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए इसमें 1961 से 1966 तक किया गया था। ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए। किसमें, तृतीय में। वहीं अगर चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ में जो है आपका 1969 से, ठीक ना, 1974 तक चला था। कब तक, 1969 से 1974 तक चला था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें किया गया था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कहा था, इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए किया गया था। तो 1969 से 1974 तक। वहीं अगर हम पाँचवीं की बात करें तो पाँचवीं जो है ये आपका टूट कर हुआ था। मतलब पहली बार ये जो है 1974 से 75 तक चला था। उसके बाद बीच में इमरजेंसी के कारण ये जो है आपका फिर 1978 से लेकर चला था 79 तक। ठीक ना। इसमें क्या किया गया था, इसमें कहा गया था कि गरीबी को बढ़ाओ, मतलब भगाओ, आर्थिक विकास की बढ़ाओ, आर्थिक विकास मतलब तेज करो। ठीक ना, ये सब काम किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक बात और कि अब जो है ये आपका पंचवर्षीय योजना अब नहीं चलता। अब इसके बदले क्या नाम दे दिया गया है, अब उसके बदले जो है आपका नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग के कारण ही अब ये होता है क्या कि अब आपको
क्या भारत की दिशा देखने की मदद करती है कि आर्थिक कैसी है, ये क्या है, ठीक ना। इसको बढ़ाने का काम कौन करता है अब, तो नीति आयोग देखता है अब। आगे देखते हैं अगला क्या है। PKL के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ था। तो किन के बीच हुआ था, पहले PKL समझिए। PKL मतलब हो गया प्रो कबड्डी लीग। क्या हुआ, प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में हुआ था। वहीं अगर 8वें संस्करण की बात करें तो 8वां संस्करण जो है आपका 2023 में हुआ था, ठीक ना। और इसके विजेता जो थे, मतलब खेला किनके बीच गया था, तो दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स के बीच। और इसके विजेता थे आपके दबंग दिल्ली। कौन थे, तो दबंग दिल्ली जो है थे जो विजेता थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। भारत का जो परमाणु कार्यक्रम करवाया गया था उसके जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो होमी जे भाभा को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो होमी जे भाभा को माना जाता है। वहीं अगर हम विक्रम साराभाई को बात करें तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को जो है ना जनक माना जाता है। CV रमन क्या थे, तो CV रमन को ये प्रकाश का प्रकीर्णन दिए थे। क्या किए थे, प्रकाश का प्रकीर्णन दिए थे, जिनके कारण इन्हें जो है प्रकाश रंजन के नाम से जाना जाता है। प्रकाश रंजन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम वेंकट रमन राधाकृष्णन जी की बात करें तो ये क्या थे, ये खगोलविद थे। क्या थे, खगोलविद थे, ठीक ना, या रेडियो खगोलविद। ये कौन थे, तो खगोलविद थे। कौन, तो वेंकट रमन राधाकृष्णन। वहीं आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती है। ठीक है, बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके DNA को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिनका DNA इतना क्षतिग्रस्त मतलब डैमेज हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजित होना बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती है। जब क्षतिग्रस्त मतलब डैमेज कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाते हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेडिएशन थेरेपी द्वारा। ठीक ना, रेडिएशन थेरेपी जो होता है, जैसे आपके शरीर जो हो गया, ये जो है ये आपको रेडिएशन मारा जाता है। मान लीजिए आपको बाएं हाथ में जो है कैंसर हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है ना आपको ये क्या बोलते हैं, गामा रे को मारा जाता है, हल्का गामा रे को मारा जाता है, रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। उसमें गामा रे को मारा जाता है हल्का हल्का, ज़्यादा कस के नहीं, ज़्यादा कस के मारा गया तो ख़त्म कहानी। तो हल्का मारा जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि इस जगह का जो होता है DNA या कोई जो बनता है सेल्स उस होता है, उस सेल्स का जो है ना मतलब वो मर जाता है। ठीक है, जिस कारण से वो वापस जो है ना बन नहीं पाता है। इसके कारण से ये जो है ना ये आपका कैंसर जो है ठीक हो जाता है। पहली बात तो सर्जरी की बात करें तो सर्जरी से भी ठीक हो सकती है, लेकिन बहुत ही तकलीफ होती है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, लास्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है। तो कोलाइड फॉर्म मतलब होता है कि एकदम जैसा उसको पकड़ के मोड़िए, पूरा एकदम पकड़ के चीर दीजिए, लेकिन वापस वो उसी फॉर्म में आ जाए। ठीक ना, तो उसे क्या करते हैं, कोलाइड फॉर्म में करते हैं। तो वो कौन सा क्या कहता है, तो वो स्पंज होता है। आपने स्पंज बॉल देखा होगा, उससे आप जो है ना प्रेशर को रिलीज करने लेके जाता है, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सब अपने हाथ में रखते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिएगा जैसे ही आप उसे पचकाइएगा पचक जाएगा वापस वो, लेकिन वो अपने रूप में आ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पंज कहते हैं। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन रह देते हैं। ठीक है, ख़त्म होता है आज हमारा सेशन। आपको जो है मेंस का तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, GK GS या इंग्लिश जो है सब एक ही जैसा हर जगह आता है। क्वेश्चन से आपको ठीक है देखना है अच्छे से है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए भाई, PDF आपको वहाँ जरूर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।